जिसमें दिन दहाड़े गोलियां चली, कई लोग मारे गए और एक बहुत खतरनाक कार्टेल लीडर दिन दहाड़े जेल से फरार हो गया। इस कार्टेल लीडर के साथ 30 और कैदी इस जेल से फरार हुए और ये वो सभी कैदी थे जिन्हें खासकर इस जेल से भगाया गया था, क्योंकि ये सभी एक ही कार्टेल से जुड़े थे जिसका नाम था लॉस मैक्सिको कार्टेल। जेल से फरार होने वाला ये कार्टेल लीडर कोई मामूली शख्स नहीं था, क्योंकि उस वक्त पूरी जेल पर ये राज कर रहा था और अपने हर इलीगल धंधे को वो जेल के अंदर से ही बैठकर चला रहा था। ये इतना खतरनाक था कि जेल के हर गार्ड से लेकर हर कैदी तक उससे डरता था और ये जेल उसके लिए किसी घर से कम नहीं थी। मगर इसके बावजूद भी वो एक बेहतरीन प्लानिंग और कनेक्शन की वजह से सबसे खतरनाक जेल ब्रेक को अंजाम देने में कामयाब हो गया। कहानी शुरू थी 1 जनवरी सन 2023 को, जब मेक्सिको के शहर हुआरेस में सुबह के 7 बज रहे थे और पूरा शहर लगभग सो रहा था। इस वक्त कुछ हथियारबंद ट्रक्स का काफिला सेरेसो 3 जेल के बाहर आकर रुकता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वहां धड़ाधड़ गोलियां चलने लगती हैं। और इससे पहले जेल के बाहर खड़े गार्ड्स अपने वॉकी टॉकी उठाते, उन्हें भी गोलियां लगती हैं और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाते हैं। इससे पहले जेल के बाहर खड़े गार्ड्स अपने वॉकी टॉकी उठाते, उन्हें भी गोलियां लगती हैं और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाते हैं। वैन से निकलकर अब वो लोग गोलियां चलाते हुए जेल के अंदर घुस जाते हैं और पूरी जेल अब धुएं से भर चुकी थी और हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और गोलियों की आवाज़ से पूरी जेल सहम उठी। ये सभी शूटर्स एक मकसद के साथ जेल की तरफ बढ़ रहे थे और चूंकि उनका टारगेट पहले से ही सेट था, इसलिए उनकी टाइमिंग भी बहुत परफेक्ट थी। महज 10 मिनट के अंदर ही लगभग 30 कैदी जेल से बाहर की तरफ भागने लगते हैं और इन्हीं कैदियों के बीच एक शख्स था जिससे पूरी जेल खौफ खाती थी और इस शख्स का नाम था अर्नेस्टो अल्फ्रेडो, जिसे लोग एल नेटो के नाम से भी जानते थे। एल नेटो इस जेल में पिछले 10 सालों से कैद था और कहने को तो वो महज एक कैदी था, मगर उसने इस जेल को अपने इलीगल कामों का अड्डा बना लिया था, जिसमें वो जेल से बैठे बैठे ड्रग स्मगलिंग और मर्डर्स तक करवाता था और ये सब कुछ वो जेल के गार्ड्स को रिश्वत खिलाकर करता था। अब तक वो इस पूरी जेल पर राज कर रहा था और फिर आती है 1 जनवरी सन 2023 की वो सुबह, जब जेल की कोई भी दीवार उसे नहीं रोक पाई। मगर 4 दिन बाद ही एक कार एक्सीडेंट होता है जिसके पीछे एक डेड बॉडी मिलती है और ये पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। ये कहानी लॉस मैक्सिकोस कार्टेल के लीडर एल नेटो की, जिसने जेल में बैठे बैठे अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया और कैसे खूंखार जेल ब्रेक की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। सेरेसो 3 मेक्सिको के शहर हुआरेस की वो जेल है जो यूएस बॉर्डर से बहुत करीब है और रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये वो हाई सिक्योरिटी जेल थी जहां मेक्सिको के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता था, मगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। इस जेल के कुछ गार्ड्स से लेकर हायर अथॉरिटीज़ की कैदियों से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और इसी वजह से धीरे धीरे जेल का कंट्रोल इन कैदियों के हाथ में आ गया और लॉस मैक्सिकोस कार्टेल के लोग इस जेल को पूरी तरह कंट्रोल करने लगे। इस जेल में गार्ड्स को रिश्वत खिलाकर कुछ भी अंदर मंगाया जा सकता था और इसीलिए यहाँ हथियार, ड्रग्स और मोबाइल फ़ोन से लेकर हर वो चीज़ मौजूद थी जिससे कार्टेल मेंबर इस जेल को कंट्रोल करते थे। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कैदियों के लिए फर्नीचर और दूसरा लग्जरी सामान बाकायदा जेल के मेन गेट से अंदर आता था और वो भी बिना कोई रोक टोक के। सन 2022 आते आते जेल बिल्कुल भी जेल की तरह नहीं लग रही थी, क्योंकि कुछ सेल्स में कैदियों के पास अपने जकूज़ी और टीवी थे और साथ ही साथ कैश और महंगी शराबें भी थी। ये सब कुछ जेल में गार्ड्स और जेलर की निगरानी में आता था और इन सब के पीछे सिर्फ एक शख्स था और वो था एल नेटो, जो इस पूरी जेल को कंट्रोल कर रहा था। इस जेल में ना तो कोई उसकी बात मानने से इनकार करता और वही ये तय करता कि इस जेल में कब क्या और कैसे आएगा। अब आते हैं एल नेटो की शुरुआती ज़िंदगी पर, जहां से होकर वो इस जेल तक पहुंचा और इसकी शुरुआत होती है सन 1990 में, जब नॉर्दर्न मैक्सिको में उसका जन्म हुआ। नॉर्दर्न मैक्सिको शुरुआत से ड्रग्स कार्टेल के जंग का मैदान रहा है, जहां आए दिन कार्टेल्स के बीच गैंग वार होता था और वहां रहने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो इन कार्टेल्स का शिकार बन जाओ या इनसे जुड़ जाओ। 18 साल का होते होते एल नेटो ने अपना रास्ता चुन लिया था और वो जुर्म के रास्ते पर चल दिया, जिसमें वो किडनैपिंग्स, चोरियों और सुपारी किलिंग्स को अंजाम देने लगा। ये सब कुछ वो लॉस मैक्सिकोस गैंग के साथ जुड़कर कर रहा था, जिसके तार दुनिया के सबसे खतरनाक कार्टेल सिनालोआ कार्टेल से जुड़े थे। क्योंकि एल नेटो बहुत चालाक और बेरहम था, इसीलिए गैंग में बहुत तेज़ी से उसका नाम मशहूर होने लगा और वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ने लगा। बहरहाल एल नेटो अब 18 साल का हो चुका था और तभी कुछ किडनैपिंग्स और मर्डर्स के लिए वो पुलिस के हाथ लग जाता है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उसे 224 साल की सज़ा सुनाई, जिसका मतलब था कि अब वो दोबारा कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा। लेकिन एल नेटो के लिए एक नई शुरुआत थी और वो एक ऐसी जेल पहुंचने वाला था जहां वो जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने वाला था। जेल में आने के कुछ वक्त बाद ही उसने अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, जिसमें उसने गार्ड को रिश्वत खिलाकर मोबाइल फ़ोन्स अंदर मंगा लिए ताकि वो बाहर की दुनिया से जुड़ा रहे।
इन्हीं सेल फोन्स की मदद से वो जेल के अंदर बैठे बैठे ड्रग स्मगलिंग करवाता और किडनैपिंग्स करवाकर फिरौती वसूलता, और जो कोई भी उसके रास्ते में आता वो जेल के अंदर बैठे बैठे उसे मरवा देता। धीरे धीरे जेल अब उसका इलाका बन गई और सन 2022 आते आते एल नेटो महज एक कैदी नहीं था, बल्कि वो सेरेसो 3 जेल का सबसे पावरफुल और ख़तरनाक शख्स बन चुका था। उसके जेल के किस्से सुनकर अब हुआरेस के लोग भी उससे डरने लगे थे, मगर अगस्त सन 2022 तक स्टेट गवर्नमेंट उसके दूसरी जेल में ट्रांसफ़र करने के ऑर्डर सुना देती है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस ट्रांसफ़र के तहत एल नेटो को सेरेसो 3 जेल से निकालकर फेडरल सुपरमैक्स जेल भेजा जाना था, जो हुआरेस से काफ़ी दूर थी, और अगर ऐसा हो जाता तो एल नेटो अपनी सारी ताकत खो बैठता। इस ट्रांसफ़र के पीछे स्टेट गवर्नमेंट का एक ही मकसद था कि एल नेटो की जेल बदलकर उसकी ताकत को कम किया जाए, और ये खबर न्यूज़ चैनल्स के साथ साथ पूरी जेल में भी आग की तरह फैल गई। दोपहर होते होते ये खबर एल नेटो तक भी पहुंच गई, और साथ ही साथ उसे ये भी पता चल गया कि उसे कितने बजे और किस रास्ते से लेकर जाएंगे। क्योंकि एल नेटो जानता था कि जेल ट्रांसफ़र से उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है, और तब उसने वो फैसला किया जिसने पूरे हुआरेस को हिला कर रख दिया। उसी दोपहर 2 आदमी हाथ में बंदूक लिए ग्रोसरी स्टोर में घुसते हैं और वहां मौजूद कस्टमर्स पर गोलियां चलाने लगते हैं, और वहां से बिना कुछ भी लूटे चले जाते हैं। कुछ ही मिनटों बाद इस ग्रोसरी स्टोर में आग भी लग जाती है, और महज 1 घंटे के अंदर ही सड़क पर खड़ी कार्स में भी आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से हर जगह रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। कुछ ही दूरी पर एक बस को भी रोक लिया जाता है, जिसमें से पहले पैसेंजर्स को उतारा गया और फिर सड़क के बीचों बीच इस बस में आग लगा दी गई। मेक्सिको पुलिस परेशान थी कि ये सब क्या हो रहा है, और जो लोग भी ये सब कुछ कर रहे थे उनका कोई टारगेट नहीं था, मगर एक मकसद ज़रूर था जिसके तहत वो ये सब कर रहे थे। दोपहर होते होते कई दुकानों और रेस्टोरेंट्स में भी आग लग चुकी थी, और शाम होते होते एक शख्स रेडियो स्टेशन से निकला और अपनी कार तक पहुंचने से पहले ही ज़मीन पर गिर गया, क्योंकि उसे गोली लगी थी। रेडियो स्टेशन से थोड़ी दूरी पर एक मैकेनिक को उसके गैराज के बाहर ही मार दिया गया, और रात होते होते लगभग 11 लोग मारे जा चुके थे। मारे गए लोगों का ना तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही इनके किसी क्रिमिनल गैंग से कोई कनेक्शन था, और ये सारी तबाही एल नेटो पूरे शहर में करवा रहा था ताकि उसके जेल ट्रांसफ़र को रोक दिया जाए। बहरहाल उसका ये पैतरा काम कर गया, और अगली सुबह स्टेट गवर्नमेंट ने उसका ये ट्रांसफ़र रोक दिया, और ये मैसेज था पूरी गवर्नमेंट और जेल अथॉरिटीज़ को कि एल नेटो कितना पावरफुल है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एल नेटो की इस तबाही की वजह से पूरा हुआरेस सहम उठा, जिसके बाद कई दिनों तक दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर भी हर तरफ सन्नाटा था, और लोगों को अब हर वक्त ये डर सता रहा था कि कहीं ये सब दोबारा फिर से ना हो। हालांकि इस तबाही की वजह से उसका जेल ट्रांसफ़र तो रोक दिया गया था, मगर स्टेट गवर्नमेंट उसके खिलाफ कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसे वो कभी ना भुला सके। एल नेटो को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि गवर्नमेंट उसके खिलाफ कुछ बड़ा करने वाली है, और इसीलिए अब जेल में अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है। अब वो जेल में अपने कार्टेल के लोगों के साथ प्लानिंग करने लगा, जिसमें वो लोग यार्ड में तब बातचीत करते जब उन्हें कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए टाइम दिया जाता। वो अपनी प्लानिंग और इंस्ट्रक्शंस को अब जेल के बाहर बैठे कार्टेल मेंबर्स तक पहुंचाने लगे, और अब धीरे धीरे गन्स और हथियार जेल के अंदर आना शुरू हो गए। कुछ गन्स को सप्लाई ट्रक्स के अंदर छुपा कर लाया गया, तो कुछ को पूरा खोलकर और फिर उन्हें जेल के अंदर असेंबल किया गया। इन सारे हथियारों को जेल की उस जगह में छुपाया गया जहां गार्ड्स बहुत कम जाते थे, और कुछ गार्ड्स को तो रिश्वत तक खिलाई गई ताकि वो वहां चेक न करें। हालांकि जेल के सभी गार्ड्स करप्ट नहीं थे, और ये रिश्वत उन्हीं गार्ड्स को खिलाई जाती जो किसी मजबूरी में फंसे हों, और अगर वो पैसे लेने से मना कर देते तो उन्हें जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया जाता। अक्टूबर आते आते एल नेटो और उसके कार्टेल की प्लानिंग पूरी हो चुकी थी, जिसमें 2 टीमें बनाई गईं, जिसमें से एक टीम बाहर से अंदर बैठकर कैदियों के साथ कांटेक्ट में रहेगी। उनका प्लान ये था कि बाहर की टीम्स गोलियां चलाते हुए जेल के अंदर घुसेंगी और गेट तोड़कर जेल के अंदर आ जाएंगी। इधर कैदियों की दूसरी टीम जेल में आग लगाकर अफरा तफरी मचा देगी, और इसी भगदड़ के बीच वो उन कैदियों के सेल भी खोल देंगे जिन्हें जेल से भगाना है, और फिर वो सभी गेट तोड़कर यार्ड की तरफ भागेंगे। इस जेल ब्रेक में उन्हें टाइमिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना था, और इसीलिए वो भागने के लिए एक ऐसा दिन चुनते हैं जिस दिन गार्ड्स कम हो और सिक्योरिटी कमज़ोर हो। बहरहाल उनके बीच जो दिन तय हुआ वो था नए साल का पहला दिन, क्योंकि पिछली रात जागने की वजह से अगली सुबह सब सो रहे होंगे, और इसी वजह से जेल में भी ज़्यादातर गार्ड्स छुट्टी पर थे। ये सारी प्लानिंग नवंबर और दिसंबर इन 2 महीनों में की गई थी, जिसमें जेल के रूटीन्स और गार्ड्स के स्केड्यूल्स पर नज़र रखी गई थी, और साथ ही साथ जेल से भागने के हर रास्ते को ढूंढा गया। स्केड्यूल्स पर नज़र रखी गई थी और साथ ही साथ जेल से भागने के हर रास्ते को ढूंढा गया। जेल के अंदर की प्लानिंग के साथ साथ बाहर भी इस पूरे प्लान की रिहर्सल की गई, जिसमें ट्रक्स में बैठकर गोलियां चलाई गईं, और इस पूरे अटैक की प्रैक्टिस अलग अलग सेफ हाउसेस में की गई।
जेल ब्रेक से एक हफ्ते पहले अंदर और बाहर की दोनों टीम्स पूरी तरह तैयार थी और हर कोई जानता था कि उसे क्या करना है, जिसमें गन कौन चलाएगा, कौन जेल का गेट खोलेगा, कौन जेल के बाहर खड़ा रहेगा और कौन एल नेटो को जेल से बाहर निकालेगा। आखिरकार 1 जनवरी सन 2023 का दिन भी आ जाता है और अगली सुबह हल्की हल्की ठंड हो रही थी और हुआरेस के लोग अभी भी सो रहे थे। उधर सीरीजो 3 जेल में भी दिन की शुरुआत हो चुकी थी और मेन गेट पर कुछ गार्ड्स तैनात थे जिनकी शिफ्ट अभी चेंज हुई थी और वो पिछली रात न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे। इस वक्त कुछ कैदी यार्ड में घूम टहल रहे थे, मगर उन्हें देख ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जेल में कुछ होने वाला है। और तभी सुबह 7 बजे हथियारबंद ट्रक्स का एक काफिला रोड पर दिखाई देता है। इस काफिले में 3 ट्रक्स थे जो एक दूसरे के पीछे चल रहे थे और जेल के करीब पहुंचते ही ये सभी ट्रक्स गेट के बाहर रुक जाते हैं। ट्रक्स रुकते ही कुछ लोग इसमें से बाहर निकलते हैं और फिर धड़ाधड़ गोलियां चलने लगती हैं और देखते ही देखते वो गार्ड्स ज़मीन पर गिर जाते हैं जो गेट पर खड़े थे। इसी दौरान कुछ गार्ड्स बचने के लिए अंदर की तरफ भागे, मगर उन्हें भी गोलियां लग गईं और चूंकि अंदर कैदियों को पहले ही खबर कर दी गई थी, इसीलिए वो सभी हाथ में बंदूक लिए अपने सेल से बाहर निकले और यार्ड की तरफ भागे। इसी दौरान कुछ कैदियों ने जेल में आग भी लगा दी ताकि धुएं की वजह से कुछ दिखाई न दे और उधर बाहर खड़ी टीम अलग अलग रास्तों से जेल की तरफ बढ़ने लगी। जेल के अंदर पहुंचने के बाद कुछ और कैदियों के सेल खोले गए और ये वो सभी कैदी थे जो इस कार्टेल के मेंबर थे और देखते ही देखते सभी कैदी जेल के बाहर भागने लगे। इस वक्त पूरी जेल में सिर्फ गोलियां चलने की और बाकी लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और धुआं इतना ज़्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इसी सब के बीच कुछ कैदी ट्रक्स की तरफ भागे और कुछ आसपास की गलियों में गायब हो गए। इस भगदड़ के बीच एक शख्स था जो कुछ हथियारबंद लोगों के घेरे में भाग रहा था और ये कोई और नहीं एल नेटो था। और जब तक ये फायरिंग रुकी जेल में तबाही मच चुकी थी। इस तबाही में 10 गार्ड्स की मौत हो चुकी थी और 7 कैदी घायल हो गए और एल नेटो अपने 30 साथियों के साथ इस जेल से फरार हो चुका था। इस जेल ब्रेक के महज कुछ ही घंटों बाद मैक्सिकन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस पूरी जेल को चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस ने जेल तक आने वाले हर रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इस अटैक में जो गार्ड्स जिंदा बचे थे वो गहरे शॉक में थे और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। बहरहाल अब इस जेल ब्रेक की तहकीकात करने आर्मी जब अंदर पहुंची तब उन्हें यह समझ आ गया कि इस अटैक के जिम्मेदार खुद जेल चलाने वाले लोग ही हैं। एक सेल में उन्हें एक सेफ मिला जिसमें 1.7 मिलियन पेसोस कैश रखे थे और दूसरे सेल में एक फ्लैट टीवी और जकूजी लगा हुआ था, जिससे ये साफ समझ आ रहा था कि इस जेल के ऑफिसर्स कितने करप्ट थे और ये जेल किसके कंट्रोल में थी। इसी दौरान आर्मी ऑफिसर्स की नज़र वहां रखी हैंडगन्स और राइफल्स पर पड़ती है जो बेड के नीचे रखी थी और साथ ही साथ इस जेल से 84 सेल फोन्स भी मिले जिससे देख उनके होश उड़ गए। इस जेल से उन्हें हर तरह के ड्रग्स जैसे मेथ, कोकेन, हेरोइन और गांजा भी मिला और कुछ कैदियों के सेल तो देखने में किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह लग रहे थे जिसमें किचन्स, महंगे फर्नीचर, लाइटिंग और टीवी भी लगे हुए थे। इससे ये साफ समझ आ रहा था कि ये जेल पूरी तरह कैदियों के कंट्रोल में थी और इसीलिए वो इस जेल पर आसानी से अटैक कर पाए क्योंकि शायद पैसे खिलाकर जेल का गेट भी पहले ही खुलवा लिया गया था। बहरहाल जेलर को फ़ौरन डिसमिस कर दिया गया और कई गार्ड से फ़ौरन पूछताछ शुरू कर दी गई और साथ ही साथ बाकी 181 कैदियों को बस में बिठाकर अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। ये जेल ब्रेक वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए एक मैसेज थी कि ये महज सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है बल्कि पूरे सिस्टम को ख़रीदा गया है और इसके पीछे जो शख्स जिम्मेदार था वो जेल से फरार हो चुका था। दोपहर होते होते ये पूरी खबर हर न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाने लगी और जेल के बाहर खड़े आर्मी ट्रक्स हर न्यूज़ चैनल्स पर दिखाए जा रहे थे। कुल 30 कैदी इस जेल से भागे जिसमें एल नेटो भी शामिल था और लगभग 200 सोल्जर को पूरे हुआरेस में फैला दिया गया और वहीं फेडरल पुलिस ने शहर से लेकर हाईवे तक नाकाबंदी लगा दी ताकि बॉर्डर्स तक जाने वाले हर रास्ते को चेक किया जा सके। उधर यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए और एल पासो के पास हर गाड़ी को रोककर उसकी चेकिंग की जाने लगी और साथ ही साथ एयरपोर्ट्स को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। अब मैक्सिकन पुलिस ने कैदियों के वांटेड पोस्टर्स जगह जगह लगा दिए जिसमें बाकी कैदियों की खबर देने पर 3 लाख पेसोस का इनाम था और एल नेटो की खबर देने पर 5 मिलियन पेसोस का। शुरुआत के 2 दिनों तक पुलिस अलग अलग घरों में रेड मारती रही जिसमें उन्होंने कई लोगों से पूछताछ की और साथ ही साथ हर उस गाड़ी की छानबीन की जो सुनसान इलाकों में खड़ी थी। 2 दिन की छानबीन के बाद यानी 3 जनवरी को ये तहकीकात एक खूनी और ख़तरनाक मोड़ ले लेती है। 3 जनवरी की सुबह 2 पुलिस ऑफिसर किसी का पीछा करते हुए मैक्सिको शहर के साउथ में जा रहे थे कि तभी अचानक उन पर धड़ाधड़ गोलियां चलने लगती हैं। ये गोलियां उनकी कार को चीरते हुए अंदर तक पहुंच गईं जिससे उन दोनों ऑफिसर्स की मौके पर ही मौत हो गई और जब तक दूसरे ऑफिसर्स वहां पहुंचे सड़क पर एक तबाही का मंजर था।
इससे ये साफ समझ आ रहा था कि लॉस मैक्सिकोस कार्टेल इस लड़ाई में पीछे नहीं हटने वाला था और किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए स्कूल्स बंद कर दिए गए और सभी शॉप ओनर्स ने भी अपनी दुकानें शाम होने से पहले ही बंद कर दी, जिसकी वजह से सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। पूरे हुआरे शहर में सब सहमे हुए थे और उन्हें यह डर सता रहा था कि अगला हमला किसकी तरफ से होगा, और इसी तरह 2 दिन खामोशी से निकल गए। 5 जनवरी की सुबह मैक्सिकन पुलिस को एक घर की लोकेशन के बारे में खबर मिलती है और ये घर कोलोनिया एस्टिकस में था, जो हुआरेस से मिला हुआ था और ये जगह क्राइम्स और इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए जानी जाती थी। पुलिस को मिली खबर के मुताबिक एल नेटो इसी घर में छुपा हुआ था और फिर पुलिस इस घर से कुछ दूरी पर अपनी गाड़ियां खड़ी करती हैं और इस घर को चुपचाप चारों तरफ से घेर लिया जाता है। पुलिस चुपचाप खामोशी से इस घर पर नज़र रख रही थी और तभी घर के मेन डोर से कोई बाहर आता दिखाई देता है और जब पुलिस ने गौर से देखा तो ये एल नेटो ही था। एल नेटो ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी और उसके हाथ में एक पिस्टल थी और वो दौड़ते हुए कार की तरफ भागा और उसमें बैठकर वहाँ से निकल गया। ये देखते ही पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है और जब एल नेटो को ये अंदाज़ा हो गया कि उसका पीछा किया जा रहा है तब वो कार को और तेज़ी से भगाने लगता है, मगर तभी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक पेट्रोल पंप से जाकर टकरा गई। इस टक्कर की वजह से कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया और एल नेटो फौरन कार से बाहर निकला और उसने धड़ाधड़ पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी और साथ ही साथ वो एल नेटो को घेरते भी जा रहे थे और जैसे ही एल नेटो की बंदूक में गोलियां ख़त्म हुई, पुलिस ने उसे ज़मीन पर गिराकर उससे गन छीनी और उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। इस फायरिंग में एल नेटो को 2 गोलियां भी लगी थी, जिसकी वजह से उसका बहुत खून बह रहा था और उसे पुलिस कार की पिछली सीट पर बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाने लगा, मगर रास्ते में ही उसकी सांसें चलना बंद हो गईं। वो शख्स जिसने सेरेसो 3 जेल पर पिछले 10 सालों तक राज किया, वो अब मर चुका था और उसकी मौत की खबर पूरे मेक्सिको के हर न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाने लगी। एल नेटो की मौत के कुछ ही घंटों बाद लॉस मैक्सिकोस कार्टेल के कुछ लोगों ने 2 स्टोर्स लूट लिए और साथ ही साथ उस सरकारी वकील के ऑफिस पर भी गोलियां चलाईं जिसने एल नेटो की मौत को कन्फर्म किया था। हालांकि इस हमले का कोई फ़ायदा नहीं था, मगर कार्टेल के लोग सभी को ये दिखाना चाहते थे कि मरने के बाद भी एल नेटो की पावर कम नहीं हुई है। बहरहाल आने वाले वक्त में स्टेट गवर्नमेंट ने जेल की कमियों और लूप होल्स पर काम करना शुरू किया, जिसमें 181 हाई रिस्क कैदियों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। जेलर को डिसमिस कर दिया गया और साथ ही साथ कई गार्ड्स पर लगातार इन्वेस्टिगेशन चलाई गई, क्योंकि वो कैदियों से रिश्वत लेकर जेल के अंदर उनके लिए सामान लाते थे। स्टेट गवर्नमेंट ने एक नई जेल अथॉरिटी बनाई जिन्हें साफ हिदायत थी कि वो किसी भी कार्टेल लीडर को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, सभी कैदियों की सख्त चेकिंग होगी और किसी भी कैदी से खतरा होने पर उसे सुपरमैक्स जेल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो 11 गार्ड्स और सिविलियंस इस शूट आउट में मारे गए, उनके परिवार आज भी इस दुख से उभर नहीं पाए हैं और कई सालों तक उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि पुलिस और जेल के होते हुए भी ये सब कैसे हुआ। हालांकि एल नेटो तो मर चुका था, मगर जो नेटवर्क उसने बनाया वो अभी भी शहर में ऑपरेट कर रहा था और इस कार्टेल के बहुत सारे मेंबर अभी भी जेलों में अपनी